नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं में 2 से 3 प्रकारों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम उसी के आगे कुछ और प्रकार हैं इसके, उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 30 नंबर का साइकोलॉजी आता है, मनोविज्ञान आता है। एक भी नंबर यहाँ पर आपका छूटने वाला नहीं है। हर चीज़ को विस्तार पूर्वक जाने वाले हैं, जिससे जैसे ही आपके सामने वो क्वेश्चन दिखाई दे आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ सर ने ये बताया था और इस प्रकार से हमें इसका आंसर देना है। हर चीज़ को हम पर्सनल ज़िंदगी से जोड़कर ही सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आज के हम टॉपिक को मज़ेदार बनाने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप पे जल्द से जल्द पहुंच सके। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से जाकर आप टेलीग्राम को प्ले स्टोर से जाकर आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे गुरु वंदना क्लासेस। आप वहाँ पर सर्च कर लेंगे गुरु वंदना क्लासेस। मेरे सब्जेक्ट की या फिर जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ या फिर नोटिफिकेशन डालता हूँ या पीडीएफ डालता हूँ, वो सब आपको कहाँ मिलने वाली हैं? गुरु वंदना क्लासेस के अंदर मिलने वाली हैं। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो आपका लेखपाल का हो, चाहे आपका वो टेट का पेपर हो या फिर सुपर टेट हो, सभी की पीडीएफ आपको गुरु वंदना क्लासेस पर मिलने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस प्रकार से आज हम व्यक्तिगत भिन्नताएं के प्रकारों को समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे इसका महत्व क्या है, क्या योगदान है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों, पूर्व की वीडियो में हमने मानसिक विभिन्नता और शारीरिक विभिन्नता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो मानसिक विभिन्नता और शारीरिक विभिन्नता को हम पूर्व की जो वीडियो थी उसमें हम भली भांति परिचित हो गए थे। आज की वीडियो में हम इसी के आगे के जो भाग बचे हुए हैं, जितने भी पार्ट्स हमने आपको बताए थे, 10 से 11 इसके जो प्रकार हैं वो हमने आपको बताए थे। आज उन सारे प्रकारों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नंबर 3 को देख लेते हैं, भाषाई विभिन्नता क्या है। भाषाई विभिन्नता की बात कर रहे थे, तो भाषाई विभिन्नता में प्रत्येक क्षेत्र में भाषाई विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, पैर पैर पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। तो अभी मैं सबसे एक उदाहरण दिया था, जैसे अब अभी हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज से जब हम लखनऊ की ओर आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पानी भी बदलेगा, अर्थात पैर भी बदलेंगे, और 4 कोस जब हो जाएंगे तो वहाँ भी क्या बदल जाएगा, वाणी भी चेंज हो जाएगी। ये भी आप समझ चुके हैं। अब नीचे लिखा हुआ है, अतः प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीयता के आधार पर भी भाषाएं विभिन्नता पाई जाती है। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है, मान लीजिए अभी आप एक शहर में रहते हैं। जब आप शहर में रहते हैं तो वहाँ के जो भाषा है वो या तौर तरीके हैं, उन चीज़ों को सीख लेते हैं। अब आप पहुँच जाते हैं गांव में, एक छोटा सा गांव में या फिर किसी भी गांव में आप चले जाते हैं, तो वहाँ के जो तौर तरीके होंगे, वहाँ की जो भाषा होगी, वो परिवर्तन होगा। वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है। हो सकता है मेरा तरीका समझाने का आपको कुछ और है और आप इस तरीके से ना समझ के किसी और तरीके से अच्छे से समझ जाते हो।
हो सकता है मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी से या आपकी ज़िंदगी से जोड़कर चीज़ों को पढ़ाता हूँ, तथ्यों को समझाता हूँ, लेकिन आपको समझ में ना आता हो। आपको लगता हो कि बोले सर तो बेकार में पढ़ाते हैं और हमें जो है ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें तो सीधे सीधे परिभाषा पढ़ाओ जिससे हम रट्टू बन जाएं। तो रट्टू नहीं बनना है भैया, हमें क्या बनना है, समझ समझ के हर चीज़ को प्रयोग करना है और उसको लंबे समय तक याद रखना है। तो अब आगे देखिए, जिस प्रकार से अगर मैं आगे की ओर बात करूं तो जैसे नमक को हम कई प्रकार से जानते हैं। नमक को हम खार भी कहते हैं, आयोडीन भी कहते हैं, साल्ट भी कहते हैं, रामरस भी कहते हैं और लूण भी कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही तो है। तो आपको तो खाली ये मालूम है कि सर हमें तो ये पता है कि नमक को नमक ही बोलते हैं या फिर आयोडीन बोलते हैं, हमें तो इतना ही मालूम है बस। लेकिन हमें जो ये नए नाम हमने बताए, नमक को इन नामों के द्वारा भी जाना जाता है, ये नमक के अन्य नाम हैं। अब चीनी, सभी लोग जानते हैं चीनी भाई, चाय सभी लोग पीते हैं, दूध सभी लोग पीते हैं, तो चीनी सभी लोग जानते हैं। चीनी क्या होती है? चीनी हमें मालूम है गन्ने से बनती है। बनती है कि नहीं बनती है भाई? चीनी के अन्य नाम क्या हैं? खांड भी बोलते हैं इसको, मिश्री भी बोलते हैं, चीनी का बड़ा रूप है मिश्री, शक्कर भी बोल देते हैं। अब जहाँ की जो भाषा होगी वो उसी भाषा में इसको बात करेगा। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, मैं अभी नॉर्मल भाषा एक बोल रहा हूं, मोको ना पतो, तोको ना पतो, तो ये क्या है? क्षेत्र भाषा है। मन ना बड़ा सोना लगा भाई, तो ये क्या हुआ? ये क्षेत्रीय भाषा हो गई। कुड़ी पंजाबी भाषा है। अब कुड़ी माने क्या होता है, मीन्स क्या होता है कुड़ी का? कुड़ी मीन्स होता है लड़की, तो कुड़ी क्या हो गया? ये क्षेत्रीय भाषा हो गई। जो जहाँ पर रहता है वो उस भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब देखिए गुड़, गुड़ मीन्स क्या होता है? गुड़ मीन्स गुड़ होता है। अब इसे हम जो गांव से बिलोंग करता है, ज़्यादातर वो लोग अच्छे समझ पाते हैं, समझते हैं शहर वाले भी हैं। लेकिन होता क्या है, आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है वो गुड़ का प्रयोग बहुत कम करती है। वो क्या जानती है? शक्कर ले आ भैया, चीनी ले आ। चीनी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या हो रहा है? बीमार पड़ रहे हैं, होता है ना। तो गुड़ को हम किस नाम से जानते हैं? गोल के नाम से भी जानते हैं। गोल मतलब एक गोला टाइप का होता है, ठीक है, जैसे बोल होती है हमारी, इस टाइप का एक होता है, उसको गिंदोड़ा करके भी बोल देते हैं हम। यहाँ पे एक नई भाषा है गिंदोड़ा, ठीक है। तो वो जो गोल गोल सा होता है उसको गिंदोड़ा करके भी बोल देते हैं, ढेली भी बोल देते हैं। गुड़ से तो खैर बड़ी होती है, लेकिन क्या होती है वो गीला टाइप का जो होता है वो उसको क्या बोलते थे? ढेली बोल देते हैं, थोड़ी सी बड़ी टाइप की होती है। अब ये गुड़ के 3-4 नाम हैं, तो इन नामों से आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है भारत के अलग अलग राज्यों में भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। जो राज्य होगा, जैसे बिहार में चले जाओ तो बिहारी भाषा मिलेगी आपको, राजस्थान चले जाओ तो मारवाड़ी भाषा मिलेगी, पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी भाषा मिलेगी, असम चले जाओ तो असमी भाषा मिलेगी। तो हर जगह क्या है? अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, ठीक है। तो अब हम इसे समझ चुके हैं कि भाषाई विभिन्नता क्या होती है, भाषाई विभिन्नता का क्या प्रकार है, क्या किसे कहते हैं भाषाई विभिन्नता। अब अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का अगला नेक्स्ट पार्ट है लिंग विभिन्नता। अब लिंग विभिन्नता क्या है भाई? देखिए जैसा कि नाम से पता है लिंग विभिन्नता क्या होता है। लिंग विभिन्नता लड़का है, लड़की है, ठीक है, या फिर वो जो थर्ड जेंडर आते हैं, तो उसके आधार पे जो लिंग की पहचान की जाती है वही कहलाता है लिंग विभिन्नता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक लिंग विभिन्नता के बारे में। लिंग एक सामाजिक अवधारणा या फिर मान्यता है। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है, लड़का होगा तो हम खुशियाँ मनाएंगे, लड़की होगी तो क्या करेंगे? अरे यार लड़की पैदा हुई है। अरे इतना क्यों करते हो भाई ऐसे हैं? बड़े मरे मन से तुम करोगे कि बोले लड़की पैदा हुई है। अब एक बात सोचिए, यदि सभी लोगों के घर में लड़का पैदा हो जाए तो समाज का क्या होगा? इस दुनिया का क्या होगा? अरे
भाई लड़की से ही क्या चलता है, समाज चलता है। यदि लड़की ही नहीं होगी तो लड़के का जन्म कहाँ से होगा। अब ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो भी एक लड़की थी। लेकिन नहीं, लड़का होगा तो थालियाँ पीटेंगे, ठीक है, गाने गाएंगे, पार्टियाँ करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। अब भाई उतनी खुशियाँ लड़की के होने पे भी तो करो, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? इतना भेदभाव क्यों? ये रूढ़िवाद समाज क्यों है इतना? इस समाज में हमें परिवर्तित होना होगा। हमें ये संदेश देना होगा कि लड़का और लड़की समान होते हैं, बराबर होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे जीवन सत्ता का भी आधार माना है, जैविक सत्ता भी माना है। क्या माना है? जैविक सत्ता। तो लड़के और लड़की समान हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन व्यक्तियों की सोच अभी वहीं घुसी हुई है, ज़मीन के नीचे। लड़की होगी तो हम उसको मार देंगे। अबे मारना नहीं है, उसको पालो पोसो। आज के दौर में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं। माता पिता की लड़कियां सेवा करती हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे लड़कियां नहीं कर सकती। लड़कियां आज के दौर में लड़कों से आगे हैं, लेकिन सोच हमें अपनी चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सामाजिक विभिन्नता की। अब ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, रोचक भी लग रही होंगी बातें। लेकिन अब बात किसकी करने वाले हैं हम? सामाजिक विभिन्नता की। सामाजिक विभिन्नता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक विभिन्नता से तात्पर्य है प्रत्येक मनुष्य अलग अलग सोच का होता है। हर व्यक्ति की सोच अलग है। कोई सामाजिक होता है, कोई समाज को देख के चलता है। अरे अगर किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया तो वो ये सोचेगा कहीं समाज मुझे ये ना कह दे कि मैंने गलत कार्य कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज्ञा मानते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज को देख के चलने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाड़ में जाए दुनियादारी है। लेकिन जो सामाजिक होगा उससे फ़र्क पड़ता है। यही होता है सामाजिक विभिन्नता। अब देखिए किस प्रकार से हम इसमें सामाजिक विभिन्नता को समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक विकास एक समान नहीं होता। कोई अच्छी सोच का व्यक्ति होगा, कोई गंदी सोच का व्यक्ति होगा, कोई छोटी सोच का व्यक्ति होगा, कोई ऊंची सोच का व्यक्ति होगा। ये कैसे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है समाज के ऊपर, वातावरण के ऊपर। हम कहाँ रहते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे परिवार की सोच क्या है। ये सब किस पर डिपेंड करता है? समाज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे समाज में रहोगे अच्छी सोच आएगी, घटिया समाज में जाओगे तो घटिया सोच आनी है। तभी कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे, बेटा अगर दोस्ती करनी है तो अपने से ऊंचे व्यक्ति से करो। रीज़न क्या है उसका? उसका रीज़न ये है, जब अपने से ऊंचे के साथ बैठोगे तो उसकी सोच कहीं ना कहीं आपसे मिलेगी, आपसे ऊंची सोच उसकी होगी, तो आप उसके अनुसार क्या होगे? ढलोगे। अब तुम घुस गए ज़मीन में। भाई अगर आपकी सोच इतनी है और आप चले जाते हो बिल्कुल नीचे, तो कहाँ जाओगे भाई? कुछ नहीं समझ में आया ना? आएगा कैसे? जब अपनी से नीचे सोच के साथ व्यक्तियों के साथ बैठोगे या उठना बैठना होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? सामाजिक विभिन्नता आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब ये इसी कारण से सामाजिक विभिन्नता विभिन्न लोगों में देखने को मिल जाती है। अब क्या क्या कारण हैं, किस प्रकार से हम इसको अभी समझते हैं और समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ स्कूल का, विद्यालय का। हम विद्यालय जाते हैं, सभी लोग गए हैं, आप भी जाते हैं। जब विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो दोस्ती करते हैं वो अपने से ऊंचे वाले से क्यों करते हैं? जो हमसे पढ़ने में तेज होता है उसी के साथ दोस्ती क्यों करते हो? अपने से लद्दड़ बच्चे के साथ क्यों नहीं दोस्ती करते भाई? कभी क्या आपने सोचा है? वो रीज़न ये है कि जब हम तेज बच्चे के साथ बैठेंगे तो वहाँ क्या होगा भाई? सोच चेंज होगी आपकी, सामाजिक विभिन्नता आएगी। अब यहाँ पे यही लिखा गया है, कक्षा के कुछ बालकों का कुशल नेतृत्व। कुछ बालक बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ बालक बहुत मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं। वो क्या है? क्योंकि उन पर जो प्रभाव पड़ता है वो समाज का प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक व्यक्ति हैं वो लोग। उनका जो समाज है, उनका जो घर परिवार है वो कैसा है?
उन्हें घर से गाइडेंस मिलता है कि बोले हाँ ये काम अच्छा होगा, ऐसे करोगे तो बढ़िया हो जाएगा, और इस रास्ते पे जाओगे गड्ढे में गिर जाओगे। कहाँ जाओगे? गड्ढे में तो जाओगे ना, कुछ काम धाम तो है नहीं। तो ये होता है सामाजिक। इसके बाद कक्षा के कुछ बालक सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। वो किस प्रकार के बालक होते हैं? वो इस प्रकार के बालक होते हैं, कुछ जो अच्छे परिवार होते हैं, जो अच्छे कुशल व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? क्या करेंगे वो लोग? वो करेंगे सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दान देना। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? किसी बूढ़े बुजुर्ग की मदद कर देना, दान देना, मदद करना, ठीक है, या रोटी खिलाना, ये क्या है? सब सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक विभिन्नता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक राम और श्याम दो भाई थे। एक राम था और एक श्याम था। राम क्या करता था? राम जब किसी बुजुर्ग को या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति को देखता था तो तुरंत उसके पास आ जाता था मदद करने के लिए। अब श्याम क्या करता था? श्याम क्या करता था? अगर कोई मदद किसी को जरूरत पड़ी तो उसका सिद्धांत ये था, अपना काम बनता भाड़ में जाए, समझदार हो सब लोग जनता, है ना। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों को हम कंपेयर कर सकते हैं। किस प्रकार से? एक राम को या फिर श्याम को, या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई भी दो भाई हैं या चार भाई हैं या तीन भाई बहन हैं, और तीनों में ही क्या दिखने को मिल जाएगा? अलग अलग विचार उनके होंगे, अलग अलग सामाजिकता होगी। कोई सामाजिक होगा, कोई असामाजिक होगा, कोई समाज को देखने वाला होगा जो समाज को देखकर चलता होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो समाज की कोई भी परवाह नहीं करेगा। वो किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सामाजिक विभिन्नता क्या है और लिंग निर्धारित या लिंग आधारित विभिन्नता क्या है। आगे चर्चा करते हैं संवेगी विभिन्नता की। किसकी चर्चा करने वाले हैं हम? संवेगी विभिन्नता की। संवेगी विभिन्नता है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संवेगी विभिन्नता है क्या। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम संवेग को। संवेग क्या है? संवेगी से पहले क्या समझेंगे हम? संवेग को समझते हैं। संवेग को कहते हैं इमोशन। क्या बोलते हैं? इमोशन भी बोलते हैं इसको। अब इसमें इमोशन का अगर हम दो भागों में इसको बांटें, ई को अलग कर दें और मोशन को अलग कर दें, तो ई से तात्पर्य क्या होगा? ई से तात्पर्य होगा, ई का तात्पर्य है आंतरिक गुण। मनुष्य के अंदर जो आंतरिक गुण होते हैं उसका क्या तात्पर्य है? ई से है। और मोशन का क्या तात्पर्य है? मोशन का तात्पर्य है गतिशील या फिर किसी भी चीज़ को गति प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसकी संक्षेप में बात कर लें तो जो प्रक्रिया व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या बोलते हैं हम? इमोशन बोलते हैं। अब वो प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य कर सकती है ये देखिए, उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या कहता है? मान लीजिए अक्षय कुमार को ले लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें जो अक्षय कुमार को पसंद करते हैं, जो अक्षय कुमार की तरह बनना चाहते हैं, तो वो क्या है? अक्षय कुमार की तरह बनना ही क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो प्रेरित कर रही है अक्षय कुमार को, यानी अक्षय कुमार की तरह बनने के लिए। किसको प्रेरित कर रही है? जो भी उसकी तरह बनना चाहता है। किसकी तरह बनना चाहता है? अक्षय कुमार की तरह बनना चाहता है। कहीं ना कहीं उसको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। अक्षय कुमार को देख रहे हैं, भाई ठीक है ये फाइट कर रहा है, यहाँ पे इतना पैसा कमा रहा है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है। तो क्या है? एक प्रेरणा है। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें, कुछ छात्र या छात्राओं का किसी भी व्यक्ति को देखकर या उससे प्रभावित होकर उसकी तरह बनना ही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है या इमोशन कहलाता है। ठीक है। यानी कि किसी से भी प्रेरणा लेकर उस व्यक्ति की तरह बनना या उसकी तरह सारे कार्य करना ही क्या कहलाता है? इमोशन कहलाता है। अच्छा, वुडवर्थ ने भी एक परिभाषा दी है। उसमें क्या दिया? वुडवर्थ ने कहा है संवेग व्यक्ति के
आवेग में आने की दशा है। संवेग व्यक्ति के आवेग में आने की दशा है। आवेग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? गतिशील होना या फिर गति प्रदान करना। हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये क्या है? आवेग, गति है। आगे देखते हैं संवेगात्मक विभिन्नता क्या है। ठीक है, संवेगात्मक विभिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में संवेगात्मक दृष्टि से भिन्नता देखने को मिलती है। अब संवेगात्मक विभिन्नता होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी, संवेग क्या है। संवेग में जाना था इमोशंस के बारे में, संवेगी में क्या जाना था? इमोशंस के बारे में जाना था, उसी से रिलेटेड है ये सारा। अब उसमें अब ये क्या कह रहा है? संवेगात्मक विभिन्नता। और संवेगात्मक विभिन्नता के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो किसी व्यक्ति को जल्दी क्रोध का आना, जल्दी दुष्ट हो जाना। भाई कोई भी व्यक्ति है, उसे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या आ रहा है? जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई जल्दी मान जाता है। या कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको गुस्सा देर से आता है। वो क्या है? संवेगात्मक विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, या किसी व्यक्ति को क्रोध का कम आना। ठीक है, किसी व्यक्ति को जल्दी आ जाता है, किसी व्यक्ति को देर से आता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी संवेगात्मक विभिन्नता कहलाती है। संवेग से क्या तात्पर्य है? अब बात कर लेते हैं संवेग है क्या चीज़, संवेग से क्या तात्पर्य है? बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन कर उन्हें गतिशील प्रदान करना या फिर गतिशील बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। ठीक है, संवेग एक हमारी उत्तेजित दिशा है। क्या है? उत्तेजित, यानी कि उत्तेजना को प्रदान करने वाली दशा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, या उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा। ये कोई बस थी, बस जा रही थी प्रयागराज से लखनऊ के लिए। कहाँ से जा रही थी? प्रयागराज से लखनऊ। ये कोई बस है, बस जा रही थी प्रयागराज से लखनऊ, लेकिन रास्ते में क्या हो जाता है? दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बस का क्या हो जाता है? रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। काफ़ी लोग क्या होते हैं? घायल हो जाते हैं, या अगर हम ये कह दें कि चालक घायल हो जाता है। अब वहाँ से कुछ राहगीर वहाँ पर खड़े हुए थे। राहगीर का मतलब क्या होता है? कुछ लोग वहाँ से निकल रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे राहगीर कहलाते हैं। राहगीर वहाँ पर खड़े हुए थे। अब राहगीरों ने देख सब रहे हैं, लेकिन क्या है? मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। अब वहाँ पर दो बंदे ऐसे थे, राम और श्याम। यहाँ पर श्याम ने क्या किया? उपचार में सहयोग किया। जो घायल चालक था उसको उठाया, उठाने के बाद कहाँ ले गया? उपचार कराने ले जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या, कौन सी भावना जागी? सेवा भाव की भावना, सेवा भाव की भावना जाग गई। यानी कि कैसा व्यक्ति हो गया? सामाजिक व्यक्ति कहलाएगा। कैसा व्यक्ति कहलाएगा? सामाजिक व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राम की। राम भी वही मौके पे खड़ा था, लेकिन राम ने किसी को भी उपचार के लिए नहीं लेके गया। उसने किसी की भी या किसी भी व्यक्ति की कोई हेल्प नहीं की। तो ये कैसा व्यक्ति कहलाएगा? द्रविड़ व्यक्ति कहलाएगा। कैसा? द्रविड़, कठोर हृदय। कैसा कहलाएगा? कठोर हृदय वाला व्यक्ति कहलाएगा। ये कैसा व्यक्ति कहलाएगा? साथ में द्रविड़ व्यक्ति कहलाएगा और असामाजिक प्राणी कहलाएगा। असामाजिक प्राणी या फिर असामाजिक व्यक्ति। क्यों कह दिया हमने इसको सामाजिक कह दिया और इसको असामाजिक कह दिया? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, जब जैसे ही श्याम ने देखा कि कोई व्यक्ति घायल पड़ा है और उसे उपचार की तुरंत आवश्यकता है, उसने क्या की? उसके उपचार कराने में उसकी मदद की।
वो कैसा व्यक्ति कहलाया? सामाजिक व्यक्ति कहलाया। और इसने किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की। कौन था? राम। तो राम कैसा व्यक्ति कहलाया? असामाजिक व्यक्ति कहलाया। अब आपको समझ में आ गई पूरी राम कथा जो हमने पढ़ाई थी अब तक। सामाजिक व्यक्ति भी समझ में आ गया, असामाजिक व्यक्ति भी समझ में आ गया, संवेग भी समझ में आ गया। आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ चुका है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? एक मनोवैज्ञानिक हुए क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है? उत्तेजित दशा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कई बार पूछा जाता है कि संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है। तो ये एक उत्तेजित दशा है। और ये किसने कहा था? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं नंबर 7 क्या है। नंबर 7 है व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता से क्या तात्पर्य है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या है? अतः किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकता। 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां कभी भी एक समान नहीं दिख सकती, नहीं हो सकती। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग होगा, उसकी सोच अलग होगी, समझ अलग होगी, विचार अलग होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है। कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, कोई सामाजिक है, कोई असामाजिक है, वो भी क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नता है। अब यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हिप्पोक्रेटस और कार्ल युंग और जुंग। कार्ल युंग जुंग के अनुसार हिप्पोक्रेटस यह 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 मंद, क्रोधी, उदासीन और आशावादी। कार्ल युंग जुंग 2 प्रकार का होता है, बाह्यमुखी और अंतर्मुखी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। जाति आधारित विभिन्नता। जाति आधारित विभिन्नता क्या होती है? इस संसार में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इस संसार है, इस संसार में बहुत सारी जातियां हैं और इस जाति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिल सकती है या मिलती है। किस प्रकार से? मान लीजिए कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, उनके जो रहन सहन है उसमें अंतर पाया जा सकता है। सभी का एक जैसे विचार नहीं होंगे, सभी के रहन सहन एक जैसा नहीं होगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? जाति आधारित विभिन्नता के अंतर्गत आता है। अगला है अभिरुचि या फिर रुचि संबंधी विभिन्नता। अब अभिरुचि क्या होती है, रुचि क्या होती है? देखिए यहाँ पहले समझ लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिरुचि के क्षेत्र में भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। अब कैसे देखने को मिलती है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कुछ लोगों को टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उनकी रुचि है कि हमें टीवी देखना पसंद है। कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है, वो हमारी रुचि है कि हमें टीवी देखना पसंद है, मैच देखना पसंद है, खेलना पसंद है। किस प्रकार की हमारी रुचि है, किस क्षेत्र में हमारी रुचि है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? अभिरुचि या फिर रुचि के अंतर्गत आता है। अब कुछ लोग हैं, मान लीजिए मैं अगर लड़कों की बात करूं तो कुछ लोगों को बाइक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाइक भी कैसे? स्लो मोशन में नहीं, बहुत ही रॉकेट टाइप से बाइक चलाना पसंद है। अब अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं? लिपस्टिक लगा लेंगी, लटाएँ निकाल लेंगी, फैशन पूरा करेंगे, तो उनकी रुचि किस में है? उसमें है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या है? एक रुचि है। किस क्षेत्र में हमारी रुचि है, किस चीज़ में हमारी रुचि है, यही कहलाता है रुचि संबंधी विभिन्नता। अब आगे बात करते हैं स्वभाव आधारित विभिन्नता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक का स्वभाव अलग अलग होता है, एक समान कभी नहीं होता। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आ जाना, या फिर किसी व्यक्ति को गुस्सा का ही नहीं आना। ठीक है, किसी व्यक्ति को जल्द से चिड़चिड़ा हो जाना। कई बार क्या होता है, आपस में बैठे होते हैं दोस्त, 4 दोस्त बैठे हैं, मान लीजिए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से, और जब मजाक करते हैं, मजाक करने की तो आदत है उसे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसको दूसरा कुछ कमेंट कर दिया
तो वो सुन नहीं पाता, फिर वो क्या हो जाता है, जल्दी से चिड़चिड़ा जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, स्वभाव के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण और देता हूँ। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं या बिना शादीशुदा व्यक्ति हैं। अगर शादीशुदा व्यक्ति हैं और बार बार आपको किसी भी का भी फ़ोन आ रहा है, पत्नी देखेंगे अच्छा फ़ोन आ रहा है, किसका है, क्यों आ रहा है बार बार फ़ोन, तो वो क्या है, शक करने की नीति है। या मान लीजिए दो मित्र बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ मोबाइल में, टेकन 3 खेल रहे हैं। अब टेकन 3 जब खेल रहे हैं, बार बार मोबाइल में झांक रहे हैं, अपना गेम नहीं देख रहा लेकिन दूसरे के मोबाइल में क्या कर रहा है, झांक रहा है। ये क्या है, शक कर रहा है, बोले कहीं मुझसे ज़्यादा तेज़ तो नहीं निकल रहा, कहीं मुझसे ज़्यादा आगे तो नहीं निकल रहा। तो ये क्या है, हर व्यक्ति का वो स्वभाव के अंतर्गत कहलाता है कि उसका वो स्वभाव है। अगला नंबर है 11 नंबर, सीखने संबंधी विभिन्नता। अब जैसा कि नाम से पता चला सीखने संबंधी विभिन्नता है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। किसी की ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। किसी के पास क्षमता होती है सीखने की, हम उसे खाली हिंट दे दें तो वो समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और किसी में पूरा दिमाग लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता है। तो ये क्या होता है, अब इसमें क्या कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। हमें जब हम कक्षा में जाते हैं तो ये एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है कि वो यह मान के चले कि जो सामने वाले बच्चे हैं वो कुछ नहीं जानते, जीरो है, और सभी बच्चों को साथ लेके चले, समान ज्ञान दे। ज्ञान तो सबको समान देता है। एक शिक्षक सभी जो छात्र हों या छात्राएं हों सभी को ज्ञान समान देता है, लेकिन जो उनकी सीखने की क्षमता होती है वो किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जो कमज़ोर छात्र भी हैं या छात्राएं हैं उनका वो विशेष ध्यान रखें। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए, जिससे उनका जो ज्ञान है वो बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, अतः कक्ष में एक शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह इस बात का विशेष ध्यान रखे कि प्रत्येक व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता है अलग अलग होती है, एक समान कभी नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा सीखने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। जो लड़कियां होती हैं बोलना जल्दी सीखती हैं, चलना जल्दी सीखती हैं, हर चीज़ को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेती हैं, लेकिन एक समय सीमा तक। लेकिन जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़े होते जाते हैं तो जो लड़कियों की सीखने की क्षमता है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी जो बुद्धि का विकास है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है लड़कों की अपेक्षा। उसका एक रीज़न यह भी हो सकता है कि लड़कियां घर से कम निकलती हैं और लड़के क्या करते हैं, ज़्यादा बाहर घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न इसका हो सकता है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कारण हैं, इसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।